के बाजार में बड़ा गोलमाल सामने आया है। मामला है साल 2015 का, जब देश में दाल का दाम 150 रुपए किलो तक चला गया था। यहां तक कि संसद में सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि दाल की कमी से कीमतों ऊपर जा रही हैं। लेकिन अब कुछ अलग ही सच्चाई सामने आ रही है। दरअसल आयकर विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ है कि दाल इंपोर्टर्स और बड़ी कंपनियों ने मिली भगत से दाल के दाम बढ़ाए थे। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में दाल बाजार के बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया है। पूरी खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी नेहा आनंद के पास। हाय नेहा, क्या डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है? कैसे ये लोग काम कर रहे थे? 2015 में दाम इतनी तेजी से 150-200 रुपए तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल, बड़े चौंकाने वाली समीक्षा रिपोर्ट यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से देखने को मिली है। पूरे मार्केट को चौंका कर रख दिया है। दरअसल 2015 में जो दालों की कीमतें 150-200 रुपए प्रति किलो तक चली गई थी, पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था रिटेल में जब ऐसी कीमतें देखने को मिल रही थी। और तब दलील ये दी जा रही थी कि दाल के उत्पादन में कमी आई है, क्योंकि पिछले साल बैक टू बैक यहां पर सूखे की स्थिति थी, इस वजह से दाल की कीमतें भागी हैं। लेकिन कुछ और ही वजह जिम्मेदार थी। यहां पर जमाखोरी हो रही थी, यहां पर कार्टेलाइजेशन शामिल था और यहां पर टैक्स की चोरी भी हो रही थी। और ये घरेलू स्तर पर नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी। अब इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी जिसकी टैक्स विभाग ने जिसको क्रैक किया है? दरअसल हुआ ये कि इन्होंने जो इनकम टैक्स ने विभाग ने अपनी रिपोर्ट निकाली, उसमें इन्होंने जो चेन ऑफ कल्प्रिट्स हैं वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 इन 3 श्रेणियों में इनको बांटा है। टियर 1 में मल्टीनेशनल कंपनियां, वो एग्री मार्केट से जुड़ी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी खासी पैठ है और एग्री कमोडिटीज पर वो अपना इन्फ्लुएंस बना सकती हैं। दूसरे लेवल पे यानी कि जो टियर 2 वाली श्रेणी थी, उसमें शामिल थे हमारे घरेलू बाजार के डीलर्स, हमारे ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, जिनका काम होता था माल को मंडियों से, बाजारों से उठाना, उसकी होर्डिंग करना और फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाके छुपा देना, होर्ड करना। और तीसरी जो श्रेणी थी वो थी एंट्री ऑपरेटर्स की। ये वो लोग थे जो फर्जी बिल बनाते थे और जिन्होंने टैक्स चोरी में एक बहुत बड़ा रोल अपनाया है। आपने सही कहा, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम निकल कर आए, बड़े चौंकाने वाले नाम निकल कर आए हैं। जो टियर 1 जो एमएनसीज इसमें शामिल है, उसमें ग्लेनकॉर ग्रुप का नाम सामने निकल कर आया है। ईटीजी ग्रुप, इस समीक्षा रिपोर्ट में इनका नाम भी उभरा है और एडिलवाइस ग्रुप का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। जो कारोबारी, घरेलू कारोबारी इस पूरी सांठगांठ का हिस्सा थे, जो शामिल थे, उसमें जिंदल ग्रुप का नाम सामने आ रहा है। दलीप जिंदल, प्रदीप जिंदल, जिंदल एग्रो, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सुपीरियर ग्रुप, एसवी एग्री ट्रेड और शार्प मिंट ग्रुप का भी नाम सामने आया है। इनफैक्ट आईटी विभाग ने तो कई बार शार्पमिंट ग्रुप के यहां पर छापे मारे और उन्होंने इस पर तकरीबन 2100 पेजेस की एक रिपोर्ट भी बनाई थी। तीसरी जो श्रेणी थी, जो एंट्री ऑपरेटर्स की थी, जो यहां पर गलत बिल बनाते थे, टैक्स चोरी में इन कंपनियों की मदद करते थे, उसमें मनोज अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि इंपेक्स, पार्थ इंटरनेशनल, गुन इंटरप्राइजेज और चार्ल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ बड़े नाम हैं जो इस समीक्षा रिपोर्ट में पाए गए हैं। तो इनका बेसिकली काम यही होता था कि आप घरेलू बाजार से माल उठाइए, वहां पर होर्डिंग कर दीजिए, ऐसी स्थिति दिखाइए कि बाजार में बिल्कुल माल है नहीं, उत्पादन में कमी के चलते ऐसा हुआ है। और फिर ये कंपनियां करती क्या थी? इन्होंने यहां पर जो इनवॉइसेस हैं उसमें भी गड़बड़ियां की हैं। इन्होंने क्या किया कि जो इंपोर्ट्स की इनवॉइसिंग करते थे तो ओवर इनवॉइसिंग करते, यानी कि महंगा दिखाते थे, और ताकि ये अपनी जो पेरेंट ग्रुप कंपनी है उससे ज्यादा पैसे वसूल कर सके। और जब ये एक्सपोर्ट्स के इनवॉइसेस भेजते थे तो अंडर इनवॉइसिंग करते थे, यानी कि उसे सस्ता दिखाते थे ताकि यहां पर वो टैक्स को बचा सके, टैक्स की चोरी कर सके। तो आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो स्कैम निकल कर आया है उसमें ये कार्टेलाइजेशन, मुनाफाखोरी और टैक्स चोरी के जिम्मेदार हैं। तो बड़ा विवाद, यहां पर बड़ा आरोप लगा है। ग्लेनकॉर, ईटीजी, एडिलवाइस, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो होर्डिंग की वो इंटरनेशनल लेवल पर की। और वहां उसके बाद टियर 2 में जिंदल ग्रुप, जिसमें जिंदल एग्रो के लोग शामिल हैं, उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने इनकी मदद की ये होर्डिंग करने में। और फिर टियर 3 में मनोज अग्रवाल, रिद्धि सिद्धि इंपेक्स, ये लोग इनवॉइसिंग का काम करते थे, यानी कि टैक्स चोरी में मदद कर रहे थे। नेहा, बनी रही आप हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ इस वक्त
द वायर के फाउंडर M.K. वेणु भी जुड़ रहे हैं। हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये द वायर पर ही आज निकल कर आई है। वेणु सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपने इस खबर को उठाया है, कितना बड़ा गोलमाल है ये? देखिए, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जितने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करी हैं, तो उनका टैक्स डिपार्टमेंट का दावा ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कि 2015 में जिस तरह दाल के दाम एकदम बढ़े और एक ड्राउट ईयर था, इट वाज अ बैड ईयर फॉर पल्सेस प्रोडक्शन, उसके साथ साथ एकदम से जो दाम बढ़े। और उनका दावा है कि और सारे जो कमोडिटीज थी वो उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ी नहीं और होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव था। एकदम दाल डिस्प्रोपोर्शनेटली क्यों बढ़ा इतना? तो इनकम टैक्स का आंकलन एनालिसिस ये है क्योंकि दाल केवल कुछ ही जगह प्रोड्यूस होते हैं। ग्लोबली भी आप देखें, म्यांमार या कुछ ईस्ट अफ्रीका में, और कुछ मल्टीनेशनल एक दो कंपनी और इंडिया में भी कुछ केवल 5-6 जो बड़ी कंपनियां ट्रेड करती हैं। तो इनकम टैक्स का ये कंक्लूजन है कि इन लोग की मिली भगत से जो प्राइस राइज था उसको और भी एग्जैजरेट उसको किया गया और ये ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इंपोर्ट करके जो इनकम यहाँ पे दिखानी थी वो भी कुछ लोकल कंपनियां जिनकी जॉइंट वेंचर थी आपके ग्लेनकोर जो स्विस कंपनी के साथ, और इसमें अडानी का भी नाम लिया जा रहा है। अडानी का भी एक जॉइंट वेंचर था ETG ग्रुप के साथ, उसका भी जिक्र है इसमें। अब पता नहीं अडानी का इन्वॉल्वमेंट कितना, मगर ये कहा जा रहा है कि एक तो दाम एकदम कार्टेलाइजेशन हुआ, दाम एकदम बढ़ाए गए और उसके बाद पेमेंट भी ओवर इनवॉइसिंग के जरिए जो हिंदुस्तान में जो होना चाहिए था वो बाहर हुआ, जिससे टैक्स की चोरी हुई है। तो अभी ये रिपोर्ट, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिपोर्ट अगर आप गौर से पढ़े तो इन लोगों ने डिनाई भी करी है इसको। इन्होंने जवाब दिया, ग्लेनकोर ने जवाब दिया है और ETG ग्रुप ने भी जवाब दिया है कि ये नॉर्मल प्राइस राइज था शॉर्टेज की वजह से, और वो उनका दावा है कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ज्यादा होर्डिंग नहीं करी है। मगर इनकम टैक्स अपने दावे पे अड़ा हुआ है। देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। मगर ये बात सही है कि जो हिंदुस्तान में करीब 19 मिलियन टन दाल का कंजम्पशन होता था, उस साल मेरे ख्याल 1 मिलियन टन कम हुआ, और 19 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था और उस साल 1 मिलियन टन कम हुआ, और जबकि इंपोर्ट हम 2-3 मिलियन टन करते हैं टू फुलफिल पूरा कंजम्पशन। तो उस साल मेरे ख्याल इंपोर्ट ज्यादा हुआ है और उसी वजह से ये जो सारा जो किस्सा इनकम टैक्स ने जो इन्वेस्टिगेट किया है, तो बाद में वो 2016 में जाके वो सुधर गया। 2016 के अंत तक प्राइसेस काफी गिर गई। तो वो इनकम टैक्स ये सवाल पूछ रहा है कि केवल लेकिन वेणु सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मॉनसून खत्म होने के साथ ही सितंबर में मॉनसून खत्म होता है, अक्टूबर नवंबर तक कीमतें बहुत तेजी से भाग गई थी। 3 महीने के अंतराल में बहुत तेजी से भागी थी कीमतें। लेकिन सवाल मेरा अब ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये किस स्तर पे है? क्या ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है या फिर आरोप फाइल करने के लिए जो सबूत चाहिए, जो पुख्ता सबूत चाहिए, वो IT डिपार्टमेंट के पास है? आपको क्या लग रहा है ये रिपोर्ट पढ़कर, क्या किस स्टेज पर है ये रिपोर्ट अभी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी इनकम टैक्स अपनी तरफ से चार्जशीट भी फाइल करता है और अभी इनकम टैक्स ने मेरे ख्याल रिपोर्ट तो बना दी है और रिपोर्ट में ये पूरा सजेशन है कि ये कार्टेलाइजेशन हुआ है, मगर अभी कोई ठोस एक्शन की कोई डिमांड उन पे कि आपने इतने टैक्स की चोरी करी है, या अगर मल्टीनेशनल के अगर खिलाफ करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको फिर वो इंटरनेशनल कोई टैक्स ट्रीटी का शायद इस्तेमाल करना पड़े,
या किस तरह से करें, ये इस चीज की क्लैरिटी अभी है नहीं। एक सवाल और यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है? और दूसरा, सरकार की तरफ से संसद में दाल की कमी की बात कही गई थी, तो क्या ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार को भी कोई गुमराह कर रहा हो, वहां के लोग भी इसमें शामिल हों? देखिए, अगर हर साल आपको 3-4 मिलियन टन दाल इंपोर्ट करना जरूरी है पूरे डोमेस्टिक डिमांड की पूर्ति करने के लिए, और उस साल एक्स्ट्रा करना पड़ा क्योंकि उस साल प्रोडक्शन 1-1.5 मिलियन टन कम हुई थी, तो अगर ये सारी चीजें अगर 4-5 प्राइवेट कंपनी अगर डोमिनेट कर रही थी, तो इसमें सरकार का भी, मेरे ख्याल उस वक्त सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी कि भाई ऐसे सिचुएशन में मेरा ये मानना है कि सरकार खुद अगर इंपोर्ट करे तो ज्यादा बेहतर एक स्थिति हो सकती है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर कुछ कंपनियों के अगर हाथ में हो तो उनका टेम्पटेशन बढ़ता है कि उस पर स्पेकुलेट करें और उस पर एक नाजायज मुनाफा बनाए। उस पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, जैसे आप कह रही हैं ओवर इनवॉइसिंग ऑफ इम्पोर्ट हुई है, तो ओवर इनवॉइसिंग मीन्स वो पैसा जो यहाँ का पैसा बाहर गया और फिर वापस मॉरिशस और जगह टैक्स हेवंस के थ्रू वापस आया है। अगर वो ट्रैक करना हो तो उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लाना पड़ेगा। केवल इनकम टैक्स के पास रिसोर्सेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसमें अब मेरे को ये नहीं पता कि इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट से हमें नहीं लग रहा कि इन्फोर्समेंट को इन्वॉल्व किया गया है। तो ये कितना सीरियस होगा आगे, वो देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस ईडी भी इन्वॉल्व होती है और इनकी क्वेश्चनिंग होती है। ये सब क्लैरिटी है नहीं अभी तक। तो ये कंपनियां, जिस तरह हमने रिपोर्ट में लिखा है, कंपनियां भी डिनाई कर रही हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ स्पेकुलेट और ऐसा कुछ नाजायज प्रॉफिट या लॉन्ड्रिंग करी हो। तो देखना पड़ेगा कि इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आके उनका क्या कंक्लूजन होता है। जी मिस्टर वेणु, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो दाल के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, जहां पर कुछ बड़े नाम ईटीजी ग्रुप, एडलवाइस, ग्लेनकॉर, बड़े बड़े नाम हैं ये कमोडिटी मार्केट के, इनके ऊपर आरोप लगा है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, आगे कुछ इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, आगे कुछ बड़ा भी निकल कर आ सकता है।